तिवारी जी के पास अब कहने को कुछ बचा नहीं था तो वो चले गए। उनके जाते ही अर्जुन ने कुंज को एक टक लुक दिया तो कुंज बोला, सॉरी सर। अर्जुन अपने टेंशन में, यू बेटर भी मेरा 1 घंटा खराब करवा दिया, अब चलो कॉलेज। कुंज सिर झुकाकर जी सर। सुबोध कॉलेज पहुंचा और अनन्या को ढूंढने लगा। उसे अनन्या अपनी क्लास की तरफ जाते दिखी तो वो उसके पास पहुंच गया। उसने अनन्या को आवाज़ भी दी तो भी वो नहीं रुकी। कुछ तो सुबोध पहले ही अर्जुन के गुस्से की वजह से बिफरा हुआ था, कुछ अनन्या के उसके बुलाने पर न रुकने से उसके गुस्से में आग में घी का काम किया। उसने गुस्से में जाकर अनन्या का हाथ पकड़ लिया तो अनन्या की शक्ल रोने जैसी हो गई। अनन्या को एहसास हुआ कि वो दोनों गार्डन के बीचों बीच खड़े हैं और सब अब उन्हें ही देख रहे हैं। अनन्या अपना हाथ छुड़ाने को कसमसाने लगी तो सुबोध अपने हाथ का दबाव बढ़ाते हुए बोला, इतनी हिम्मत तुम्हारी कि मुझे इग्नोर करो। इतने दिन से आराम से बात करने की कोशिश कर रहा था पर तुम्हें शायद यही भाषा समझ आती है। अनन्या लगभग रोते हुए, मेरा हाथ छोड़ो वरना। सुबोध, वरना क्या करोगी? मेरे भाई को पता लगा तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। अनन्या ने लगभग अटकते हुए अपनी बात पूरी करने की कोशिश की। सुबोध अपने घमंड से बोला, भाई चलो बुलाओ अपने भाई को, आज उसे भी देख ही लेते हैं। अनन्या अपने दूसरे कांपते हाथ से बैग से अपना फ़ोन निकालने की कोशिश करने लगी। सुबोध ने उसे बहुत ज़्यादा घबराते देख कर उसका सीधा हाथ छोड़ दिया और बोला, आराम से फ़ोन करो, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। अनन्या घबराहट में बैग से फ़ोन ढूंढने की कोशिश कर रही थी। चेहरा झुकाने की वजह से उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे जिसकी वजह से वो और ज़्यादा विचलित हो रही थी। सुबोध ने जैसे ही अपना हाथ उसके बालों को छूने के लिए बढ़ाया तो किसी ने कलाई से पकड़कर उसका हाथ रोक लिया। जब तक वो कुछ समझ पाता सामने वाले ने उसका हाथ खींचा और ताकत लगाकर मरोड़ दिया। कुछ हड्डियां टूटने की आवाज़ सुनकर सब सकते में आ गए। सब कुछ मानो थम सा गया था। किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी, सिर्फ सुबोध की चीख एक बार सुनाई दी थी। उसके बाद वहां मृत्यु जैसी शांति फैल गई थी। सुबोध ने दर्द से जो आंखें बंद कर ली थी, उसने उन आंखों को खोला तो सामने यमदूत के रूप में अर्जुन प्रताप सिंह अपनी आंखों में अथाह गुस्सा लिए उसे घूर रहा था। सुबोध अर्जुन को देखकर अपनी जगह पर जम गया था। अब तो उसके मुंह से दर्द भरी आह भी नहीं निकल रही थी, शब्द हलक में ही चिपक गए थे। अर्जुन, सुबोध से तुम्हें सुबह ही समझाया था ना कि किसी लड़की की इज्जत से खेलने वाले को मैं खुद गोली मार दूंगा। अभी अभी जो बदतमीजी तुमने एक लड़की के साथ की थी ये उसकी सजा है, और अगर वो लड़की मेरी बहन है तो सजा और ज़्यादा बड़ी हो सकती है। अर्जुन जोर से चिल्लाया, हेनरी। आवाज़ सुनते ही एक लंबा चौड़ा पहलवान जैसा इंसान, बलिष्ठ शरीर का मालिक, अर्जुन का मेन बॉडीगार्ड अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर सुबोध ने डर से थूक निगल लिया। सुबोध के दोस्त भी डर के मारे एक तरफ खड़े थे। अर्जुन, हेनरी, इसे बताओ कि मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर देखने वाले का क्या हाल हो सकता है, और फिर घर पहुंचा देना इसके। हेनरी, यस सर। सुबोध अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए जोर से बोला, बहन को छेड़ने वाले को तो कम से कम अपने हाथों से सजा दे देते अर्जुन सिंह। वो क्या है ना, उस लड़की को अपने घर न लाकर तो तुमने अपनी कायरता दिखा ही दी है। अरे अगर असली मर्द होते तो उस लड़की को अपने घर लाकर उसे अपनी मर्दानगी का एहसास। आगे के शब्द उसके गले से बाहर ही नहीं निकल पाए। चेहरे पर हुए मुक्कों की बरसात की वजह से शब्दों की जगह उसका मुंह अब खून से भर चुका था और आंखों के सामने तारे टूटने लगे थे और वो जमीन पर गिर चुका था। उसने खून थूकते हुए अपने सिर को 2-3 बार झटका
तो सामने का दृश्य हल्का सा साफ हुआ। सामने एक बार फिर से उसका यमदूत अर्जुन सिंह प्रताप सिंह खड़ा था, जिसकी गुस्से से भरी आंखों में तैरते लाल महीन डोरे और हाथ की मुट्ठी पर लगा खून साफ दर्शा रहा था कि सुबोध की इस हालत का जिम्मेदार वही है। अर्जुन ने उसके पास घुटनों के बल बैठकर उसके जबड़े को कसकर पकड़ा और दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी यह हालत मेरी बहन की तरफ सिर्फ गंदी नीयत रखने की वजह से है, और तुम्हारी इससे बदतर हालत करने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इतनी मर्दानगी काफ़ी है या और देखनी है। और एक बात, वो लड़की मुझसे न जुड़कर भी मुझसे जुड़ी हुई है। उसके साथ बदतमीजी करना तो दूर, उसके बारे में गलत सोचने वालों को भी मैं जहन्नुम में दर्शन करवा दूंगा। सुबोध को निपटाने के बाद अर्जुन ने अनन्या की तरफ देखा, जो डर और घबराहट से सुबक रही थी। अनु बेटा, अर्जुन ने उसे गर्दन के इशारे से अपने पास बुलाया तो अनन्या भाग कर आई, अर्जुन के सीने से लगकर फपक पड़ी। अर्जुन ने प्यार से उसके बालों को सहलाया और चुप कराने लगा। बेटा रिलैक्स, मैं हूं ना। अनन्या अब तक सुबक रही थी। उसे ऐसे देखकर कुंज ने आगे आकर अर्जुन को पानी की बोतल दी। अर्जुन ने अपनी लाडली को पानी पिलाया तो अनन्या थोड़ी शांत हुई। अर्जुन ने उसे खुद की तरफ अलग किया और फिर से खुद को सख्त करते हुए बोला, अनु कल से तुम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लोगी। अनन्या बेयकीनी से अपना मुंह खोलकर, क्या? अर्जुन अपने सपाट लहजे में, यस यू हर्ड मी राइट। फिर हेनरी से बोला, हेनरी अरेंज द ट्रेनर। हेनरी श्योर सर। अर्जुन ने एक नज़र अपने चारों ओर घुमाई और वहां एकत्र लड़के और लड़कियों को देखते हुए कहा, मेरी राय में अनन्या ही नहीं, बाकी सब लड़कियों को भी सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। वो क्या है ना कि हम भाई इतने भी खाली नहीं है कि हर बदतमीज लड़के का हाथ तोड़ते फिरे। इतना काम तो आप सब भी कर सकती हैं ना, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो सीख ही लीजिए कि जब तक आपका भाई आपकी सुरक्षा के लिए पहुँचे तब तक आप खुद का ख्याल रख सके। अब तक कॉलेज मोमेंट में कुछ लोग भी आ गए थे। उन्होंने पुलिस को सूचित करना चाहा, पर कुंज ने आगे आकर मैटर अपने हाथ में ले लिया। अर्जुन को पहचानने के बाद मैनेजमेंट के लोगों ने अर्जुन के सामने खातिरदारी की इच्छा जताई तो अर्जुन ने साफ मना करते हुए कहा, नहीं, आज नहीं, आज इस सुबोध की वजह से मेरा बहुत वक्त बर्बाद हो गया है। फिर कभी सब अर्जुन के सख्त स्वभाव और गुस्से से वाकिफ थे तो किसी ने ज़्यादा जोर नहीं दिया। अर्जुन वहां से अपने लोगों के साथ निकल गया और सुबोध को हेनरी अपने साथ ले गया। हेनरी ने उसे अच्छे से समझाकर उसके घर छोड़ दिया और मिनिस्टर जगजीवन तिवारी को भी सब बता दिया। साथ ही ये भी कि अगली बार ऐसी कोई भी गलती दोहराने पर अर्जुन की सज़ा में दया की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होगी। मिनिस्टर तिवारी अपने बेटे की हालत देखकर सहम गए। उन्हें कुछ नहीं सूझा सिवाय अपने बेटे को अस्पताल ले जाने के। दूसरी तरफ अग्रिमा को भी बेंगलोर आए 1 हफ्ता हो गया था। उसी के ऑफिस की एक लड़की प्रेरणा के मकान मालिक ने अपनी किसी मजबूरी के चलते अपना मकान रातों रात बेच दिया था और प्रेरणा अपने रहने का इंतजाम न कर पाने के चलते परेशान थी। अग्रिमा ने उसकी मजबूरी समझते हुए उसे अपने साथ रूम शेयर करने का ऑफर दिया तो वो झट से मान गई। अग्रिमा के पास वैसे भी 2 कमरे का फ्लैट था तो ज़्यादा मुश्किल होने वाली नहीं थी। दोनों एक ही ऑफिस में काम करती थी तो आने जाने का साथ भी हो गया था। प्रेरणा एक साफ दिल की बातों की लड़की थी तो अग्रिमा भी उसकी बातें सुनकर कई बार पुरानी चीज़ों को भूल जाती थी। अर्जुन ने जब सुबोध को सबक सिखाया तो कॉलेज के कुछ बच्चों ने उसका वीडियो बना लिया था और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिसमें अर्जुन साफ तौर पर यह कह रहा था कि वो लड़की उससे न जुड़कर भी उससे जुड़ी हुई है।
तो उससे किसी किस्म के बदतमीजी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। वो वीडियो अग्रिमा भी देख चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आया कि अर्जुन के इस व्यवहार पर वो क्या प्रतिक्रिया दे, खुश हो, दुखी हो या नज़रअंदाज कर दे। आखिरकार उसने उस वीडियो को अपने फ़ोन में उस फोल्डर में सेव कर लिया जहां उसने पहले से ही अर्जुन की कुछ फ़ोटो, वीडियो, उसके कुछ इंटरव्यू सेव कर रखे थे। यही तो है उसके जीवन का सहारा, उसके रात की कुछ घंटों की नींद की दवा। एक दिन शाम को अग्रिमा और प्रेरणा ऑफिस से वापस कमरे पर लौटे तो अग्रिमा ने नोटिस किया कि प्रेरणा आज कुछ खोई खोई सी थी। उसने चेंज करने के बाद किचन में जाते हुए आवाज़ लगाई, प्रेरणा कॉफ़ी लोगी? प्रेरणा दूसरे कमरे में चिल्लाते हुए, नहीं, पर मैं लूँगा, फ्लैट के गेट पर खड़े एक लड़के ने कहा। अग्रिमा ने उस और देखा तो वहां खड़े लड़के को देखकर वो थोड़ा हैरान हुई, पर फिर संतुलित होकर बोली, अरे कबीर सर, आप यहाँ? कबीर सिन्हा, जिस कंपनी में अग्रिमा और प्रेरणा जॉब करते हैं, उस कंपनी का CEO। अग्रिमा की कबीर के पास डायरेक्ट रिपोर्टिंग थी, तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और प्रेरणा कबीर की असिस्टेंट थी। अब जाहिर था कि कबीर को अपने फ्लैट के दरवाजे पर देखकर अग्रिमा हैरान थी। कबीर की आवाज़ सुनकर उसका ध्यान टूटा। कबीर, अंदर आ जाऊं? अग्रिमा अभी तक उलझन में थी। उसे शिष्टाचार दिखाते हुए कहा, बिल्कुल सर, प्लीज़ आइए ना। कबीर अंदर आया तो अग्रिमा ने उसे हॉल में बिठाया और पानी दिया। अग्रिमा वहीं दूसरे सोफे पर बैठते हुए, सर आप यहाँ कैसे? कबीर, मैं प्रेरणा से मिलने आया था। अग्रिमा, ओह, प्रेरणा से? आप उससे मिलने? आई मीन, पर क्यों? अग्रिमा अब तक भी कुछ समझ नहीं पाई थी। कबीर सहजता से, अग्रिमा प्लीज़ मेरी बात सुनो। प्रेरणा ने तुम्हें नहीं बताया है, पर मैं और प्रेरणा रिलेशन में हैं। अग्रिमा ने सांवलिया नज़रों से कबीर की तरफ देखा तो कबीर अब सीधे से बोला, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। अग्रिमा को कुछ समझ ही नहीं आया। उसका बॉस और उसकी दोस्त दोनों तकरीबन पूरा दिन उसके साथ बिताते हैं और उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। उसने चौंकते हुए कहा, वाट, आप और प्रेरणा? कबीर एक ठंडी सांस लेकर, हाँ। अग्रिमा की नज़र प्रेरणा के कमरे की तरफ उठ गई तो देखा कि प्रेरणा वहाँ अजीब सी शक्ल बनाकर खड़ी थी। अग्रिमा को अब प्रेरणा के खोए होने का कारण कुछ समझ आ रहा था। अग्रिमा ने एक बार फिर सब्र दिखाते हुए कबीर से कहा, कबीर सर, शायद प्रेरणा ये सब बताना नहीं चाहती थी, फिर आप ये सब मुझे क्यों? प्रेरणा जल्दी से अग्रिमा के पास आकर, अग्रिमा यार, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे बताना नहीं चाहती थी, पर मेरा मतलब जैसी तू है, पूजा पाठ, भगवान, मंदिर एंड ऑल, मुझे लगा कि कहीं कबीर के बारे में जानकर तू मुझे अपने साथ रहने से मना न कर दे। अग्रिमा को पता नहीं क्यों प्रेरणा पर गुस्सा नहीं आया। वैसे भी प्रेरणा ने साफ गोई से सब बता दिया था, फिर भी वो नकली गुस्से से बोली, और तुझे ऐसा क्यों लगा? ऐसा है कि मैं अब तुझे अपने साथ रहने से मना नहीं करूँगी। प्रेरणा, सॉरी यार, पर देख, अब तो हम दोस्त हैं ना। मैं कबीर को भी बोल दूँगी कि वो यहाँ बस ज़रूरी काम से आए, हम दोनों कहीं बाहर मिल लिया करेंगे, पर ये सब तुझसे छुपाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कबीर को हेल्प के लिए बुलाया था। अग्रिमा, हेल्प? प्रेरणा, हाँ, हेल्प। अगर बाय चांस तुझे मुझे कमरे से निकाल दिया तो कबीर कुछ तो मदद करेगा नया रूम ढूंढने में। कबीर चौंक कर, क्या? मुझे लगा तुमने मुझे इसलिए बुलाया है कि अग्रिमा को कन्विंस करूं कि वो तुम्हें यहाँ रहने दे। प्रेरणा बेचारी सी शक्ल बनाकर, पहले तो इसलिए ही बुलाया था, पर अब इसकी शक्ल देखकर लग रहा है कि अब नया रूम ही लेना पड़ेगा। अग्रिमा को अब प्रेरणा के बचपने पर हंसी आ रही थी। वो असल में प्रेरणा की इन सिली हरकतों को एंजॉय कर रही थी। उसने खुद को
ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकतों की ही नहीं थी। लोगों की बातों से ने उसे जल्दी ही समझदार बना दिया था। ऐसा बचपना तो उसने कभी महसूस ही नहीं किया था। प्रेरणा ने उसे चुप देखा तो कबीर से बोली, देखा, मैंने कहा था ना, ये नहीं मानेगी। मैं अपना सामान पैक करती हूँ। उसकी बात सुनकर अग्रिमा का ध्यान टूटा तो अग्रिमा को लगा कि अब ये मजाक कहीं ज़्यादा न हो जाए। अग्रिमा, रिलैक्स प्रेरणा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। मुझे तुम्हारे रिलेशनशिप में क्यों दिक्कत होगी? प्रेरणा ने उसे हैरानी से देखा तो अग्रिमा बोली, ये तुम्हारी लाइफ है प्रेरणा, और तुम जो चाहो वो कर सकती हो। बस वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो और गैर कानूनी भी ना हो। हम रूममेट्स हैं, दोस्त हैं, पर एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के दायरे तय नहीं कर सकते। प्रेरणा, तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? अग्रिमा, पता नहीं तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है। कबीर, असल में अग्रिमा, इसे लग रहा है कि तुम काफ़ी धार्मिक हो ना, तो शायद ये सब तुम्हें पसंद ना हो। तुमने शायद एक बार इससे कहा भी था कि तुम अपनी लाइफ भगवान के नाम करना चाहती हो। अग्रिमा, मैं अपनी ज़िंदगी के साथ जो भी करना चाहती हूँ प्रेरणा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरों के जीने के तरीके पर सवाल करने शुरू कर दूं। और मान लो मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को बोल भी दिया तो जो अगली रूममेट आएगी, क्या उसका क्या? प्रेरणा, यार सच कहूँ तो मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी फ्लेक्सिबल होगी। अग्रिमा बस मुस्कुरा दी और बोली, मुझे तुम्हारी किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, बट आई विल एडवाइस यू बोथ टू बी इन लिमिट्स। मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ मेरे लिए और कबीर सर के लिए। ये कहकर वो जाने को मुड़ी तो प्रेरणा ने उसे पीछे से हक कर लिया और कहा, थैंक यू यार। नहीं तो मैं इतनी रात को कहाँ जाती? अग्रिमा, तू पागल है क्या? अगर मुझे तुझे जाने भी देना होता तो क्या रात को ही यहाँ से निकाल देती? तेरा बस नाम ही प्रेरणा है, बाकी तू किसी की प्रेरणा बनने की कोशिश भी मत करना। ये सुनकर कबीर जोर से हंस पड़ा। अग्रिमा कबीर से, आई फील वेरी सॉरी फॉर यू कबीर सर। कबीर, मी टू। प्रेरणा मुंह फुलाकर एक तरफ बैठ गए। कुछ देर बाद अग्रिमा 2 कॉफ़ी और एक प्लेट में पास्ता रख कर लाई। उसने पास्ता उठाकर प्रेरणा के सामने किया और कहा, ये नकली वाला गुस्सा बाद में कर लेना, नहीं तो पास्ता ठंडा हो जाएगा। प्रेरणा ने फटाक से पास्ता की प्लेट लपक ली और मज़े से खाने लगी। अग्रिमा ने मुस्कुराकर कॉफ़ी कबीर को दी और खुद भी पीने लगी। कबीर, वैसे अग्रिमा, जितनी तुम धार्मिक हो और सिंपल हो, लगा तो मुझे भी था कि तुम्हें ये प्यार, इश्क, मोहब्बत सब बकवास ही लगते होंगे। अग्रिमा, कबीर सर, दिल से निकला कोई भी भाव बकवास नहीं होता, बस वो भाव सच्चा होना चाहिए, और फिर बिना प्यार के तो ये दुनिया बेरंग हो जाएगी। प्रेरणा चहक कर, तो इसका मतलब तुम भी किसी से प्यार करती हो? प्यार का नाम सुनते ही अग्रिमा के सामने अर्जुन का चेहरा घूम गया। चेहरे पर संजीदगी आ गई, पर फिर उसने बात बदलने के मकसद से कहा, तो कब से साथ में हैं आप दोनों? कबीर, तकरीबन 5 महीने से। इसी तरह तीनों कुछ देर बातें कर रहे थे, फिर कबीर चला गया। अग्रिमा भी सोने के लिए अपने कमरे में आकर लेट गई। बीती यादों ने एक बार फिर अपना जाल दिमाग में बिछा दिया। वो चैन अग्रिमा बस उसे रात के वक्त पहनती थी और सुबह उठते ही उतार देती थी। उसके हाथ अर्जुन की चैन पर थे और दिमाग में आज प्रेरणा का सवाल गूंज रहा था, तुम भी किसी से प्यार करती हो? ये सवाल आज पहली बार नहीं आया था उसके सामने, पर इसका जवाब उसने कभी नहीं दिया। अर्जुन के साथ उसका अलग ही रिश्ता था, वादे का, समझौते का, इंसाफ का, पर प्यार का। उसकी जिंदगी उसने अर्जुन के नाम कर दी थी, यहाँ तक कि हर दुआ में भी बस उसी का नाम है। पर मोहब्बत, उसके दिल को भी बस अर्जुन के बारे में जानकर ही सुकून मिलता है। नज़रों को बस अर्जुन की तस्वीर से ही करार आता है। ख्वाबों पर अर्जुन की ही हुकूमत है। पर इन सवालों के जवाब उसे बचपन से लेकर आज तक ढूंढ नहीं पाई थी, किसी से पूछ भी तो नहीं सकती थी। अर्जुन के बारे में आज तक उसने सिर्फ अपने दादा, पापा या अनुराग से ही बात की थी।
अब उन लोगों में से तो वो पूछ नहीं सकती थी कि प्यार इश्क के बारे में, इसलिए हमेशा खुद में ही इन सवालों के जवाब तलाशती रहती थी। बचपन से ही उसे उसके दादाजी ने मंदिर पूजा पाठ सिखाया था। शायद उन्हें तजुर्बा था कि आगे चलकर कुछ भी हो सकता है और कल को अगर अग्रिमा की शादी पर कुछ आपत्ति हुई तो वो कम से कम अपना ध्यान भगवान में लगा सके। उसे किस्मत कहो या वक्त की मार, आज उनका तजुर्बा सही साबित हो गया था। अग्रिमा आज अपने जीवन में अकेली थी और उसने अपना ध्यान अब भगवान की तरफ लगा रखा था। पर अब तो आलम ये था कि उसे शिव के गुस्से में, कृष्ण के दिमाग और चतुराई में और न जाने किन किन देवी देवताओं में उसे अर्जुन नजर आने लगा था। मीरा बन बैठी थी वो अपने अर्जुन की, पर ये प्रेम था या भक्ति? क्योंकि भगवान की तो इबादत की जाती है न, क्या उनसे मोहब्बत? ये सवाल आज भी सवाल ही रह गया था और अग्रिमा उस चैन को मुट्ठी में पकड़कर सीने से लगाए सो चुकी थी। हे मेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरी दर्द न जाने कौन, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो, जोहरी की गति जोहरी जाने कि जिन जोहर होए, सूली ऊपर सेज हमारी, सौवन किस विध होए, गगन मंडल पर सेज पिया की, किस विधि मिलना होए, दर्द की मारी बन बन डोलूं वैद में, ला नहीं कोई, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जद वैद सांवरिया होए, मीरा की भजन।